आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक के ऑल चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टर्म 2 के लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। आपकी जो फर्स्ट बुक है उसमें टोटल 3 चैप्टर आ रहे हैं आपके टर्म 2 में। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है। और आपकी जो सेकंड बुक है स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के 3 चैप्टर, आपके टोटल 6 चैप्टर आ रहे हैं। फर्स्ट बुक में से 3 और सेकंड बुक में से 3। जबकि फर्स्ट बुक है उसमें आपका 3 चैप्टर है, उन तीनों ही चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में आज हम खत्म कर देंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगी उसमें क्या दूसरी जो बुक है वो खत्म करा दी जाए। और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हो तो आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको क्या कर पाओगे। ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके अपने एग्जाम में आप ना कर पाओ। ठीक है। इसलिए अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए जिससे आपका यूजफुल वीडियो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है, स्पष्ट करो। आपको पता जो राष्ट्रपति है एक नाम मात्र का प्रधान है, आप खुद भी जानते हो। ठीक है। आपने चैप्टर में पढ़ा है। तो आपको स्पष्ट करना है कि वो किस प्रकार से एक अलंकारिक प्रधान है, यानी कि वेशभूषा धारण करा हुआ प्रधान है। तो देखते हैं इसको। तो राष्ट्रपति को जो भी शक्तियां प्राप्त हैं, यानी इसको जो भी विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उसका प्रयोग वो केवल मंत्री परिषद के सलाह पर वो कर सकते हैं। ठीक है। इसको जो भी शक्तियां प्राप्त है उसका प्रयोग खुद से नहीं कर सकता है। अगर उसको करना है तो मंत्री परिषद की सलाह पर ही वो उसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है। अगला क्या है कि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्री परिषद करती है। ठीक है। क्योंकि जो संविधान है उसने देश का प्रधान तो किसको बनाया है? राष्ट्रपति को। ठीक है। लेकिन जो सरकार का प्रमुख होता है क्या है? वो प्रधानमंत्री होता है और उसको क्या है वास्तविक शक्तियाँ दी गई है संविधान के अनुसार। ठीक है। और उसकी मंत्री परिषद को। ठीक है। तो इसलिए क्या जो राष्ट्रपति है वो एक अलंकारिक प्रधान है। क्लियर यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है कि कार्यपालिका के प्रकारों का वर्णन कीजिए। आपको बताना जो कार्यपालिका होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है। जो कार्यपालिका होती है हम उसको 2 आधार में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है सामूहिक नेतृत्व के आधार पर और दूसरा है व्यक्तिगत नेतृत्व के आधार पर। अब जब को सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हम उसको वर्गीकृत करते हैं वो है संसदात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक। ठीक है। और आपको जो व्यक्तिगत है उसको अध्यक्षात्मक तौर पर। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कार्यपालिका का प्रकार। ठीक है। तो पहले क्या आती है आपकी संसदात्मक। अब इसमें क्या होता है जो सरकार का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। तो और जो देश का प्रधान कौन होता है वो होता है राष्ट्रपति के, जो केवल नाम मात्र का होता है। और जो प्रधानमंत्री है वो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा में। ठीक है। और वो विधायक यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, जवाबदेही होता है। इसकी जो भी नीतियाँ हैं ठीक है उसके प्रति जो जवाबदेही है वो जवाब देना होता है किसको? विधायिका को। ठीक है। अब ये कहाँ पर अपनाई गई है वो है भारत, इटली और जर्मनी। ठीक है। इसमें आप ध्यान से रख सकते हो और आप इसमें भी लिख सकते हो कि जो प्रधानमंत्री है ये जो संसदीय प्रणाली है इसमें जो वास्तविक शक्ति दी गई है वो प्रधानमंत्री को दी गई है। ठीक है। अगला जो प्रकार है कार्यपालिका का वो है अर्ध अध्यक्षात्मक। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो राज्य का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति, यानी जो देश का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और जो राष्ट्रपति होता है इस प्रणाली में क्या होता है कि जो दैनिक कार्य होते हैं उसके लिए जवाबदेही कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। जो प्रधानमंत्री है और उसकी जो मंत्री परिषद है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति वो जवाबदेही होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है। अब ये कहाँ पर अपनाई गई है? फ्रांस और रूस में। ठीक है। अगला है आपका अध्यक्षात्मक, जिसे व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति ही राज्य एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है। ठीक है। इसमें कोई प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं होता। इसमें राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख भी और सरकार का प्रमुख है। अब जो राष्ट्रपति है वो चुना कैसे जाता है? वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है। यानी कि जो जहाँ पर ये इस प्रकार की जो प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ पर राष्ट्रपति होता है, ना प्रधानमंत्री कोई नहीं होता है। ठीक है। और वहाँ पर क्या है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। और वहीं हम बात करें संसदीय प्रणाली की तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है। यानी कि जो सदन के जो सदस्य होते हैं, आपको जो दोनों सदन है, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनके सदस्य क्या चुनते हैं किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है। लेकिन जो अध्यक्षात्मक वाली प्रणाली है इसमें राष्ट्रपति को जनता चुनती है और ये जो राष्ट्रपति होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जवाबदेही नहीं होता है। ठीक है। अब ये अपनाई कहाँ पर गई है वो अमेरिका में आप लिख सकते हो इसके लिए उदाहरण के तौर पर। ठीक है। अमेरिका में इस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होता है, केवल राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के कारण लिखिए। आपको बताना जो भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया तो उसके पीछे का कारण क्या था? ठीक है। क्यों संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया, क्यों अर्ध अध्यक्षात्मक या अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को नहीं अपनाया गया? ठीक है। तो उसके पीछे का कारण देखते हैं। तो पहला आप लिख सकते हो कि 1919 से 1935 के अधिनियमों का अनुभव। ठीक है। जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, जब हमारे संविधान निर्माता थे तो उनको क्या है इस अधिनियम के तहत तो क्या है जिस प्रकार की संसदीय व्यवस्था चल रही थी वहाँ पर इसका अनुभव
हो चुका था। ठीक है, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले इस अधिनियम के तहत जिस प्रकार की संसदीय व्यवस्था चल रही थी वहाँ पर उसका अनुभव हो चुका था। ठीक है, इसलिए पहला क्या अपनाया गया, यहाँ पर संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया। अगला क्या आएगी, संसदात्मक व्यवस्था अधिक जिम्मेदार व उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें चाहे अध्यक्षात्मक की चाहे हम बात करें अर्ध अध्यक्षात्मक की, ठीक है, उसके मुकाबले संसदात्मक व्यवस्था है वो ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, अगला है कि व्यक्ति पूजा का खतरा नहीं। अब हम बात करें कि अध्यक्षात्मक प्रणाली की, उसमें क्या है, राष्ट्रपति ही सब कुछ है। ठीक है, वही देश का प्रमुख है, वही सरकार का प्रमुख है, तो वहाँ पर क्या व्यक्ति पूजा का खतरा बना हुआ है। ठीक है, वो अकेला व्यक्ति के राष्ट्रपति ही सब कुछ है। लेकिन हम बात करें संसदीय कार्यपालिका की तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है। ठीक है, और उसकी मंत्रिपरिषद भी होती है। तो ठीक है, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति भी होता है। ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति पूजा का खतरा नहीं रहता। ठीक है, 3 ही रीजन हो गए। अगला है कि कार्यपालिका पर विधायिका का उचित नियंत्रण, यानी कि जो विधायिका है वो बहुत तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है इस वाली प्रणाली के द्वारा। ठीक है, अब विधायिका कुछ नियंत्रण होता है जैसे कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव हो गया और भी बहुत सारे के वित्तीय नियंत्रण हो गया, अविश्वास प्रस्ताव। तो इस प्रकार से क्या कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की स्थिति तथा शक्ति का वर्णन कीजिए। आपको पता नहीं जो राष्ट्रपति है उसकी स्थिति क्या है भारत में और उसको कौन कौन सी शक्ति दी गई है संविधान द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं इसे। तो पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति की स्थिति किस प्रकार की है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान हम खुद भी जानते हो। ठीक है, और राष्ट्रपति को वैसे तो क्या बहुत सी कार्यकारी विधायी यानी कानून बनाना, कानून और आपात शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, वो देश में आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, कानून जब भी बनता है जब उसकी मंजूरी चाहिए होती है। ठीक है, और क्या बहुत सारे उसके काम होते हैं। ठीक है, वो तीनों सेनाओं का क्या अध्यक्ष होता है। तो ऐसे बहुत से क्या उसकी शक्तियाँ हैं, लेकिन इन सभी का जो प्रयोग है वो केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। ठीक है, तो ये तो होगी कि राष्ट्रपति की स्थिति किस प्रकार की थी। अब उसके कौन कौन से विशेष अधिकार हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक रूप से जो राष्ट्रपति है उसको सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि मंत्रिपरिषद क्या कर रही है, ठीक है, और जितने महत्वपूर्ण मुद्दे जो देश में चल रहे हैं उन सभी के बारे में सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है वो किसको है, राष्ट्रपति को है। ठीक है, संवैधानिक रूप से क्या संविधान में ये बात बोली गई कि राष्ट्रपति को क्या इन सब चीज़ का अधिकार है। ठीक, राष्ट्रपति के ऐसे 3 विशेष अधिकार हैं जो क्या उसके पद को शक्तिशाली बनाते हैं। तो वो कौन कौन से उसके विशेष अधिकार है उसको देखते हैं। तो पहला क्या है कि सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, यानी जो मंत्रिपरिषद की सलाह है, ठीक है, और सदनों द्वारा जो पारित विधेयक है उसको क्या संशोधन करने के लिए, उसको पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है सदन में और मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है उसकी सलाह को। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जो विधेयक है या उसकी सलाह है मंत्रिपरिषद की उसमें कुछ कमी है, ठीक है, या वो जनता के हित में नहीं है, कानूनी रूप से कुछ गलती है, तो उसको क्या करता है वो पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। ठीक है, और ऐसे में क्या करता है राष्ट्रपति अपने विवेक का यूज़ करता है। अगला है वीटो शक्ति, जिसको हम कहते हैं निश्चित अधिकार। तो राष्ट्रपति को संविधान द्वारा वीटो शक्ति दी गई है। अब इसका प्रयोग करके क्या करता है कि जो संसद द्वारा जो पारित विधेयक है उसको स्वीकृति देने में विलम्ब करता है। ठीक है, यानी देने में देरी कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है उसको मंजूरी देने में अगर देरी कर देता है, विलम्ब कर देता है। ठीक है, जो हमारा संविधान है उसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गई कब तक उसको क्या पुनर्विचार के लिए लौटाना है उस विधेयक को राष्ट्रपति को। ठीक है, सदन में तो क्या उसके पास अपने वो जेब में रख लेता है, अपने पास रख लेता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कभी कभार इसको हम पॉकेट वीटो के नाम से भी कह देते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को वीटो शक्ति दी हुई है। ठीक है, वो मंजूरी देने में मना भी कर देता है, देरी भी कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वीटो शक्ति कहते हैं, जो राष्ट्रपति को क्या बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। अगला क्या है कि चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय कि यह निर्णय करिए कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, वैसे औपचारिक तौर पर तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनता है जो बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है कि जब गठबंधन की सरकार बनानी पड़े, ठीक है, लोकसभा बहुमत नहीं है तो गठबंधन की सरकार बनती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपने विवेक का यूज़ करके क्या करता है, प्रयोग करता है कि कौन नेता बनने के लायक है। क्योंकि गठबंधन की सरकार में क्या होता है कि बोलते हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, कि मुझे बहुमत प्राप्त है। तो ऐसे में क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है विवेक का प्रयोग करके वो देखते हैं कि किसको बहुमत प्राप्त है और कौन सरकार चला सकता है, कौन सरकार बना सकता है। तो इस प्रकार से क्या राष्ट्रपति ये सब चुनता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो ये 3 विशेष अधिकार थे, ठीक है, जो राष्ट्रपति की जो पद है उसको शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक है, तो जो कार्यपालिका वाला आपका चैप्टर है उसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे हैं। अब हम देखते हैं विधायिका वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्विसदनात्मक विधायिका का लाभ लिखिए। ठीक है, यहाँ से आपको जो चैप्टर 5 है विधायिका चालू हो चुका है।
तो आपको द्विसदनात्मक विधायिका के लाभ बताने हैं। तो पहले में आप लिख सकते हो कि समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ठीक है, द्विसदनात्मक विधायकों को अपनाने से क्या होता है कि जो भी वर्ग है हमारे समाज में, हमारे देश में, और देश के जितने भी क्षेत्र है उनको क्या प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा देश विविधता से परिपूर्ण है। ठीक है, अगर वहाँ पर एक सदनात्मक विधायिका को अपनाएंगे तो ऐसे में क्या होगा, सभी वर्गों को क्या लिमिटेड सीट्स है। ठीक है, तो ऐसे में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी क्षेत्र है, सबको समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर द्विसदनात्मक विधायिका हम अपनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उनको क्या समान प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अगला आप लिख सकते हो कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर पुनर्विचार हो जाता है। ठीक है, संसद का विधेयक है, पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। अगर वो राज्यसभा में जाता है पहले तो फिर लोकसभा में जाएगा। तो ऐसे क्या संसद के प्रत्येक निर्णय पर पुनर्विचार हो जाता है, जिससे कि जो गलती की संभावना है, कुछ कमी की संभावना बहुत कम रह जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा किस प्रकार से भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतिबिंब है, तर्क दीजिए। आपको बताएं जो लोकसभा होती है वो किस प्रकार से जो भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से, उसके लिए किस प्रकार से जवाबदेह होती है। ठीक है, तो आपको तर्क देना तो हम देखते हैं। तो राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, वहीं जो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, जो लोकतंत्र का आधार है। ठीक है, यानी अगर बात की जाए जो राज्यसभा है उसका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, और जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और यही तो लोकतंत्र का आधार है कि लोगों द्वारा बनाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, हमारे संविधान में भी जो लोकतंत्र है उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो खुद अपने जो प्रतिनिधि है उसको चुने। ठीक है, तो क्या राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, लोकसभा में जनता द्वारा चुना जाता है, तो वो क्या है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए जो लोकसभा होती है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतिबिंब होता है। और जो चुनाव का आधार होता है वो है सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, जो भी 18 साल का हो गया उसमें बिना किसी भेदभाव के वो अपना मत दे सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। आपका बताना जो भारत है उसमें कानून का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, कब जो विधेयक है वो किस प्रकार से कानून का रूप ले लेता है, जितनी भी प्रोसेस है वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि संसद का कोई भी सदस्य किसी भी सदन में विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन यदि वो धन विधेयक है यानी कि पैसे से संबंधित कोई या धन से संबंधित कोई विधेयक है तो वो केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, प्रस्तुत किया जा सकता है। अब क्या हम मान के चलते हैं कि जो विधेयक है वो लोकसभा में ही पेश हो रहा है। ठीक है, हम किसी में पेश कर सकते हैं। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि जो विधेयक है वो केवल अभी लोकसभा में पेश किया गया है। तो फिर सदन में क्या होता है कि सदन में प्रस्तुत करने के बाद उस विधेयक को उस पर सामान्य चर्चा होती है, यानी कि मतदान होता है, बहस होती है, बहिर्गमन होता है। ठीक है, ये सब होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर उसके बाद उस विधेयक को संसदीय समिति के पास भेज दिया जाता है। जो संसदीय समितियाँ होती हैं उस विधेयक को क्या भेज दिया जाता है, जैसे प्रथम चरण हो गया यानी प्रथम वाचन हो गया। ठीक है, संसद में उस सदन में, फिर उसके बाद समिति को भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर समिति करती है उसके हर एक पहलू पर चर्चा करती है, जनता के हित को ध्यान में रखती है, जनता के बारे में सोचती है वो विधेयक की जनता के हित में है या नहीं है, यानी कि हर पहलू पर क्या विचार करती है और उसकी रिपोर्ट बनाकर सदन में भेज देती है। उसके बाद क्या होता है कि सदन में समिति की रिपोर्ट जाती है। ठीक है, समिति है वो सदन में वापस रिपोर्ट भेज देती है। ठीक है, अब उस पर क्या होता है कि विस्तृत चर्चा होती है। ठीक है, जो समिति ने रिपोर्ट भेजी है उस पर विस्तृत चर्चा होती है, या तो फिर सदन में जो विधेयक है उसको पारित कर दिया जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, अगर वो विधेयक क्या पारित हो जाता है, ठीक है, उसको सदन ने पास कर दिया, मान लो लोकसभा में हम बात कर रहे थे तो लोकसभा ने क्या उसको पास कर दिया, अब इसको क्या दूसरे सदन में भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे सदन में भी यही समान प्रक्रिया होती है। ठीक है, मतदान होता है, समिति को रिपोर्ट भेजी जाती है, जितनी भी चर्चा हमने पहले देखी तो उसमें भी क्या समान प्रक्रिया ये होती है। ठीक है, विधेयक पर चर्चा होती है, मतदान आदि होता है, फिर दूसरा सदन इसे क्या पारित करता है या इसे रद्द कर देता है। अगर दूसरा सदन इसे रद्द कर देता है तो दोनों सदनों की क्या संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, अगर वो धन विधेयक है तो ऐसी कोई बैठक बुलाई नहीं जाती है। अगर वो साधारण विधेयक है तभी क्या है उसको रद्द करने पर दूसरे सदन पर तभी क्या है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, अब सदन के विधेयक को पारित करने पर क्या होता है, अगर मान लो कि दूसरे सदन ने भी क्या इसको पारित कर दिया तो फिर क्या होगा, उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उनकी स्वीकृति के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद राष्ट्रपति अपने उस विधेयक पर स्वीकृति देते हैं। ठीक है, जो विधेयक सदन द्वारा भेजा गया है उस पर तो क्या अपनी स्वीकृति देंगे या तो उसे पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं।
अगर राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकार कर लेते हैं, उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो जो विधेयक है वो कानून बन जाता है। ठीक है, केवल यहाँ तक समझिए कि भारत में कानून निर्माण किस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल से आप क्या समझते हैं। तो दल बदल आखिर होता क्या है, तो देखते हैं इसे। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो, ठीक है, यानी कि कोई दल है वो सदन में उसका कोई सदस्य उपस्थित नहीं हो रहा है या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान कर रहा है, ठीक है, यानी कि आपको मान लो कि आपको उस दल में क्या आपको मतदान करना है, लेकिन ये वो विपरीत दल में मतदान कर रहा है, आपने बोला कुछ है वो कर कुछ रहा है, ठीक है, और अपनी इच्छा से क्या कर रहा है कि जो दल है उसकी सदस्य से त्यागपत्र दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दल बदल कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखते हैं इसे। तो पहला आप लिख सकते हो कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम होने पर नहीं चलता है। ठीक है, अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला है कि पागल व दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर यानी सरकारी के पद पर वो ना हो। ठीक है, ये 4 योग्यता आप बता सकते हो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि संसद के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो देखते हैं कि संसद के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहला आप लिख सकते हो कानून का निर्माण करना। ठीक है, अब कानून का निर्माण किस प्रकार से होता है इससे पहले हम देख चुके हैं। ठीक है, अब जो संसद होती है वो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होती है, आप खुद भी जानते हो। ठीक है, लेकिन जो विधेयक है उसका उद्देश्य क्या है या वो किस समय प्रस्तुत करना है, तो क्या वो कौन तय करता है, वो मंत्रिमंडल तय करता है। ठीक है, यानी कि जो संसद द्वारा ही कानून का निर्माण होता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उसको किस समय प्रस्तुत करना है, वो कौन तय करेगा, मंत्रिमंडल तय करता है। ठीक है, अगला है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है कौन, संसद। अब बहुत से साधन जैसे कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, और आप लिख सकते हो वित्तीय नियंत्रण। ठीक है, तो इन सब से क्या है, जो संसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अगला है वित्तीय कार्य। ठीक है, सरकार को जो भी कार्यक्रम करना है जिसके लिए कोई धन की आवश्यकता होती है सरकार को, ठीक है, तो उस पर क्या है कि जो सरकार है उसको क्या है, बजट पेश करना होता है कहाँ पर, संसद में, क्योंकि उसको किस किस चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, अगर सरकार को कि कर में बढ़ोतरी करनी है, कर में कमी करनी है, कोई नया कर लाना है, तो उसके लिए भी क्या संसद की मंजूरी चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि संसद वो कराधान पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो क्या ये संसद का वित्तीय कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्या है कि संवैधानिक कार्य भी करती है, यानी कि अगर संविधान में कुछ संशोधन करना हो तो उस प्रकार जो विधेयक है वो भी संसद में लाया जाता है। अगला है निर्वाचन संबंधी कार्य। अब जो संसद सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करते हैं। ठीक है, अगला है कि बहस का मंच। अब जो संसद है वहाँ पर क्या है, हर एक मुद्दे पर क्या है, विस्तृत चर्चा होती है। ठीक है, जो संसद है एक बहस का मंच उपलब्ध कराता है। अगला है प्रतिनिधित्व। अब जो हमारा संसद है वो देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र का क्या प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अगला है न्यायिक कार्य। जो संसद है वो न्यायिक कार्य किस प्रकार से करती है, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश को उनके पद से हटा भी सकती है। अब जो राष्ट्रपति अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को बेफालतू का उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है तो क्या वो न्यायिक कार्य कौन करती है, संसद करती है। ठीक है, अब संसद में क्या है, बहुमत चाहिए होता है, 2/3 से ज़्यादा क्या बहुमत चाहिए होता है अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, अगर संविधान का उल्लंघन साबित हो जाता है तो। ठीक है, इस प्रकार से क्या न्यायाधीशों का होता है, अगर बहुमत साबित हो जाता है वो भी क्या हटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये और उनका भी क्या है, कदाचार सिद्ध होने पर क्या उनको हटाया जाता है, उनका आधार भी क्या महाभियोग होता है। तो इस प्रकार से जो संसद है वो न्यायिक कार्य भी करती है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन करें। तो पहले हम देखते हैं राज्यसभा। ठीक है, तो जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। ठीक है, और राज्य के हितों का संरक्षण इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, राज्यों के हित जो होते हैं, राज्यों के लिए क्या काम करती है, कौन, राज्यसभा, और इसका संरक्षण करना क्या इसका उद्देश्य होता है। और राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला हर मुद्दा क्या इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। ठीक है, जो भी राज्य के हित में राज्यों को प्रभावित करता है जो भी मुद्दा, तो क्या उसकी सहमति के लिए, उसकी स्वीकृति के लिए क्या राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है, अगला है लोकसभा। अब हम देखते हैं कि जो लोकसभा उसके पास कौन कौन सी विशेष शक्तियाँ होती है। तो पहला आप लिख सकते हो कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब जो राज्यसभा है वो केवल पुनर्विचार के लिए कह सकती है। ठीक है, लेकिन जो लोकसभा होती है वही से क्या संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। अगला है कि मंत्रिपरिषद जो है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। ठीक है, तो ये 3 मैंने आपको विशेष शक्तियाँ बताई, लोकसभा की और राज्यसभा की भी।
अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी दो शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को शक्तिशाली बना देती है। ठीक है, यहाँ से हमारा न्यायपालिका वाला चैप्टर चालू हो चुका है। हम विधायिका और कार्यपालिका के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे थे वो हम देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको चैप्टर वाइज देखना है तो आपको लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से क्या आप जाकर देख सकते हो चैप्टर वाइज भी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमारा न्यायपालिका वाला चैप्टर चालू हो चुका है। तो आपको बताना है कि जो ऐसी कौन सी दो शक्तियाँ हैं जो सर्वोच्च न्यायालय को शक्तिशाली बनाती है। तो पहली क्या है, रीट जारी करने का अधिकार। दूसरा क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रीट जारी करने की शक्ति। तो मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। ठीक है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, यानी कि जो रीट जारी कब करता है सर्वोच्च न्यायालय, जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, अब वो रीट हो सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, परमादेश हो सकता है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो मौलिक अधिकारों के हनन होने पर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो रीट जारी करता है, वो ऐसे कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वो करता है। ठीक है, अब जो आपका अगला है वो है न्यायिक पुनरावलोकन। अब इसमें क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है। यदि ये संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो क्या कैसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। आपको जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या, वो कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है। ठीक है, मान लो कोई भी नया कानून बना है तो उसके क्या, उसकी जांच करेगा कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। ठीक है, अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसे क्या गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसके लिए दो शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन और रीट जारी करने का जो अधिकार है उसको शक्तिशाली बना देती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायाधीशों को उनके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो देखते हैं, तो भारत के जो न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से निम्न कारणों से हटाया जा सकता है। पहला, तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन है। ठीक है, उनका जो कार्यकाल है वो काफ़ी निश्चित होता है, और कदाचार साबित होने पर ही क्या है, उनकी अयोग्यता की दशा में ही उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर कदाचार साबित हो जाए या वो साबित हो जाए कि वो अयोग्य है या अयोग्य नहीं है, किसके लिए, इस पद के लिए। ठीक है, ये साबित होगा तभी क्या है, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। आगे हम देखें तो न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। ठीक है, यानी जो न्यायाधीश है उस पर जो आरोप लगाए गए हैं तो क्या उसको हटाना है, तो उसके लिए क्या आपको संसद में एक विशेष बहुमत की स्वीकृति चाहिए होती है, जब भी क्या आप उस न्यायाधीशों को उसके पद से हटा पाओगे। अगला है कि जब तक संसद सदस्यों में आम सहमति ना हो तब तक किसी भी न्यायाधीशों को हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि विशेष बहुमत चाहिए, जब तक आप संसद को हटाया जा सकता है। अगर जो संसद में जो सदस्य हैं उनकी आपसे सहमति नहीं होगी तो कैसे जो वो न्यायाधीश है उसको हटाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुमत की जरूरत होती है उसको हटाने के लिए। ठीक है, समझिए कि जो न्यायाधीश है उसको किस प्रकार से हटाया जाता है, कदाचार सिद्ध होने पर या अयोग्यता की दशा में उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, और संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है। तो देखते हैं कि सरकार के अन्य दो, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। ठीक है, यानी कि सरकार का जो अन्य दो अंग है, विधायिका और कार्यपालिका, ये न्यायपालिका में क्या किसी भी कार्य में क्या कर दखलंदाजी ना करे या किसी प्रकार में बाधा ना पहुंचाए, तो ठीक है, तभी क्या है जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता निश्चित की जा सकती है। ठीक है, और तभी क्या वो ढंग से न्याय कर पाएगी। क्लियर यहाँ तक। अगला है कि सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, जो भी फैसला न्यायपालिका ने सुना दिया, ठीक है, अब उसमें क्या कोई हस्तक्षेप ना करे, जो दोनों अंग है क्या उसके निर्णय में बाधा ना डाले। क्लियर यहाँ तक। अगला है कि न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। ठीक है, मतलब कि जो न्यायाधीश है वो अपना बिना किसी दबाव के अपना काम कर सके, तभी क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या निश्चित की जा सकती है, तभी क्या वो सही ढंग से न्याय कर पाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। अभी हमने देखा कि उनको पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो देखते हैं इसे। तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशों के मशवरे से करता है। ठीक है, मतलब कि जो राष्ट्रपति है वो जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति कर रहा है, ठीक है, अब जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह से ही क्या है न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दूसरे 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से क्या कुछ नाम प्रस्तावित करता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति किसके मशवरे से करता है, मुख्य न्यायाधीश। अब जो मुख्य न्यायाधीश है वो 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, तो क्या है उनके उनकी सलाह से क्या कुछ नाम प्रस्तावित करता है। ठीक है, जिनको न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। उसके बाद क्या होता है कि इसी में से राष्ट्रपति के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, यानी कि जो नाम प्रस्तावित किए गए मुख्य न्यायाधीश द्वारा, तो उससे क्या होता है कि राष्ट्रपति होता है इन्हीं में से क्या है वो नियुक्ति कर लेता है किसकी, न्यायाधीशों की। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, सामूहिकता का सिद्धांत
कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार से सुनिश्चित की गई है, वर्णन कीजिए। आपको बताना संविधान है उसने किस प्रकार से जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, जिससे कि जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर सके। तो देखते हैं इसे। तो पहला जो प्रावधान किया गया है संविधान द्वारा कि जो न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है, ठीक है, और वे सेवानिवृत्त होने तक ये पद पर बने रहते हैं। पहला ये हो गया, ठीक है। वो केवल अपवाद स्वरूप क्या विशेष परिस्थिति में न्यायाधीशों को हटा जा सकता, जो मैंने अभी देखा था। इसके अलावा जो उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता, ठीक है, यानी कि ना विधायक का द्वारा ना कार्यपालिका द्वारा इनका जो कार्यकाल है उसको कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर है कि कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश क्या बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित अपने कार्यकाल से पहले हट सकती है कि वो किसके दबाव में आके अपना कि उनको अपनी जॉब गंवानी पड़ेगी, अपने उनको पद गंवाना पड़ेगा कि वो इस डर से क्या वो गलत जो फैसला सुना दे, तो इस प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है, ठीक है। वो बिना निर्भीक होकर बिना भेदभाव के अपना और बिना भय से के अपना काम कर पाते हैं, ठीक है, और न्याय कर पाते हैं। अगला है कि संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई, ठीक है। जो हमने अभी देखा कि संविधान द्वारा एक इतनी कठिन प्रक्रिया क्या साबित की गई है, ठीक है। एक विशेष बहुमत की बहुत जरूरत होती है अगर इनको हटाना है तो, ठीक है, और कदाचार सिद्ध होना चाहिए जब भी। अगला है कि संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों के पद क्या है उतना ही सुरक्षित होगा, ठीक है, यानी कि जितनी कठिन क्या इनकी प्रक्रिया होगी इनको हटाने की, तो उतना ही क्या है जो इनका पद है वो सुरक्षित रहेगा। और आप ऐड कर सकते हो कि इनको वकालत का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और इसमें और ऐड कर सकते हो कि आप कि जो न्यायाधीश है इनकी जो नियुक्ति की जाती है उसमें जो विधायक का उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, जिससे का जो दलगत भूमि रहती है वो खत्म कर दी जाती है, ठीक है। यानी मतलब कि जो इसकी नियुक्ति है वो विधायक द्वारा नहीं होती है, इनकी योग्यता के अनुसार क्या इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। अब आपको पता है जो भारत है जो उसके भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उसके कुछ क्षेत्राधिकार हैं, वो कौन कौन से आपको बताने हैं। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालय में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही क्या काम करता है, ठीक है। संविधान ने जो सीमा बता रखी है उसके अंदर वो काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व क्या संविधान में दर्ज है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्या हैं, उसके कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं, सब दर्ज है कहाँ पर, संविधान में। अब सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है जो निम्नलिखित है, ठीक है, हम देखते हैं एक करके। तो पहला है मौलिक। अब संघ यानी कि हमारा देश है जो केंद्र है और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच आपसी विवादों का निपटारा करता है इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है। जो मौलिक क्षेत्राधिकार होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो संघ हो गया, ठीक है, जो हमारा देश है और जो राज्य है, अगर इन दोनों के बीच में कोई विवाद चल रहा है या आपसी राज्यों के बीच में क्या है विवाद चल रहा है तो उसको निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला है रीट। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, रीट जारी करके क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश निषेध आदेश उत्प्रेषण, ठीक है, अधिकार प्रेषण जारी करके क्या करता है इनके मौलिक अधिकारों जो हनन होता है उसको बचाता है, ठीक है। अब जो रीट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के अनुसार वो करता है, ठीक है। तो हो गया। अब अगला क्या है अपीली। अब इसके अंदर क्या होता है कि दीवानी और फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करता है, ठीक है, यानी कि दीवानी हो गया चाहे फौजदारी और संवैधानिक सवाल जो होते हैं। अब जो अधीनस्थ न्यायालय थे जो मुकदमे इस न्यायालय में चल रहे थे अधीनस्थ न्यायालय में, अब उनकी सुनवाई कौन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अगला है विशेष अधिकार। इसमें क्या होता है कि भारतीय विभाग के किसी भी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ठीक है, यानी किसी अदालत में जो भी फैसला चल रहा है उसको अपने पास बुला सकता है। अगला है सलाहकारी। जनहित के मामलों तथा कानून के मसले में राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है, यानी कि जो जनहित मामले हो गए यानी लोगों के बारे में, जनता के बारे में और कानून के मसले में क्या राष्ट्रपति को सलाह देता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। क्लियर यहाँ तक।